हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का पार्ट नंबर 3 का विभाग नंबर बी के प्रश्न के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, एक अधातु ए अपने भोजन का मुख्य घटक है। यहाँ पर एक अधातु है जिसका नाम ए है, वह अपने भोजन का मुख्य घटक है और दो ऑक्साइड बी और सी बनाता है। यानी यह अधातु दो ऑक्साइड का निर्माण करता है, जैसे कि बी और सी। तो बी जहरीली गैस है तथा सी ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो क्या है समझते हैं। तो हमें ए बी और सी तीनों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले ए का नाम है कार्बन, यानी जिस अधातु की हम बात कर रहे हैं जो हमारे भोजन का मुख्य घटक है वो है कार्बन। और बी में जो गैस निकल रही है पहला नंबर, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और आपको अच्छे से पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यह जहरीली गैस होती है। और जो सी नंबर है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। आज पूरे विश्व में गर्मी का प्रमाण अगर बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और पूरे विश्व में गर्मी के प्रमाण को बढ़ने की क्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमें आपको विश्वास दिला रहे हैं कि पहले नंबर का प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके अंदर दो है, इसी में पहला नंबर था, पहले का पहला तो मैंने आपको बता दिया। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी ए आवर्त सारणी के किस समूह के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो ए है कार्बन, वो आवर्त सारणी के समूह 14 से जुड़ा हुआ है। यानी जो कार्बन है वह आवर्त सारणी के 14 नंबर के समूह पे आता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 होता है पूरा। प्रश्न नंबर 2 पे जाते हैं। आघात वर्ध तथा तन्यता का अर्थ बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है आघात वर्ध अर्थात आघात वर्धता। धातु को पीटकर, राइट ना, ढालने की क्षमता को, यानी धातु को पीटकर चादर के आकार में ढालने की क्षमता को आघात वर्धता कहते हैं। अर्थात जब किसी भी धातु के ऊपर हम हथौड़ा पीटेंगे तो वह धातु पतले चादर में बदल जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम आघात वर्धता बोलते हैं। आघात नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि किसी चीज से जब धातु पे पीटोगे अर्थात उसे चोट पहुंचाओगे, और चोट पहुंचाने को हम बोलते हैं आघात। तो आघात वर्धता मालूम पड़ गया आपको। उसके बाद तन्यता। तन्यता क्या है, तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। किसी भी धातु को खींचकर जो पतला तार बनाया जाता है वही परिभाषा होगी तन्यता। एक उदाहरण जानो कि अगर 1 ग्राम सोना है, ओनली 1 ग्राम सोना है, उसको हम खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने को खींचकर हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिडिक ऑक्साइड और क्षार यानी बेसिक ऑक्साइड अर्थात क्या। एसिडिक ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल प्रदान करता है, अर्थात ऐसा धातु ऐसा धातु का ऑक्साइड जो जल में घुलेगा और अम्ल बनाएगा उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल आसान है। जो भी धातु का ऑक्साइड पानी में घुल के अम्ल बनाएगा उसे अम्लीय ऑक्साइड बोलेंगे। और क्षारकीय ऑक्साइड किसे बोलेंगे, जो धातु ऑक्साइड जल में मिलकर क्षार बनाएगा उसे क्षारकीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। बिल्कुल आसान है। धातु ऑक्साइड पानी में मिलेगा अम्ल बनाएगा अम्लीय ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड पानी में मिलेगा क्षार बनाएगा क्षारीय ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्वा रीजिया अर्थात क्या। ये किन किन धातुओं को भी गला सकती है। तो एक्वा रीजिया यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताजा मिश्रण है। अर्थात एक्वा रीजिया जो है ना, वह 3:1 का एक विलयन है। 3 बोले तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, और 1 बोले तो सांद्र नाइट्रिक एसिड। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का एक विलयन है जिसे एक्वा रीजिया कहते हैं। इसमें एसिड काफी ज्यादा पाया जाता है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अर्थात एक्वा रीजिया जो है वह
एक्वारिजिया जो बिलियन है वह सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है, इतना इसमें पावर होता है, इसमें इतना अम्ल होता है। ठीक है, नोट नोट, इसे अम्ल का राजा भी कहते हैं, इसे अम्ल का राजा भी कहते हैं, राइट। इसे अम्ल राजा यानी अम्ल का राजा कहते हैं। कोई पूछे अम्ल का राजा, एक्वारिजिया अम्ल का राजा भी कहलाता है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5, तन्नु एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सके एवं न कर सके ऐसे दो धातुओं के नाम लिखो। यानी ऐसे दो धातुओं के नाम लिखो जो तन्नु एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सके, और एक ऐसा जो अभिक्रिया भी ना कर सके। ठीक है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, वो धातु का नाम क्या है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो तन्नु एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो तन्नु एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। और आगे कॉपर और पारा, ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं? कॉपर और पारा, ये तन्नु एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अभिक्रिया भी करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, और कॉपर और पारा अभिक्रिया नहीं करेंगे और हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होता है पूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपर धातु मंद HCl के साथ अभिक्रिया करता क्यों नहीं है? कॉपर धातु मंद HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता? जब कोई धातु तन्नु HCl से यानी मंद HCl से अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है, परंतु कॉपर धातु यह हाइड्रोजन गैस से कम सक्रिय धातु है, इसीलिए यह कॉपर धातु HCl मंद HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यानी मंद तन्नु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। नहीं, सिंपल से इसमें समझो क्वेश्चन क्या है कि कॉपर धातु मंद HCl के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई भी धातु अगर मंद HCl यानी तनु HCl एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। अब जो कॉपर धातु है वह हाइड्रोजन गैस से भी कम सक्रिय है। जब वो हाइड्रोजन गैस से कम सक्रिय है तो हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कम कर पाएगा तो मंद HCl के साथ अभिक्रिया भी नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न करती है, क्यों? राइट, नहीं उत्पन्न करती है, क्यों? तो जब एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं उत्पन्न करती है, क्यों? तो एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, क्यों? कारण जानो। कारण कि जब HNO3 HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी जब नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करता है तब नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल होता है जो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, स्वयं एक नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, क्यों? क्योंकि जब एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक एसिड जो है वह एक प्रबल होता है, राइट, जो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है और जल में बदल देता है।
स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया तो करती है लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगी नाइट्रिक एसिड जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा उसको जल में परिवर्तित कर देता है। राइट, इस तरह से हमारा 7वां नंबर भी होता है पूरा। ओके, नेक्स्ट 8वां, मिश्र धातु अर्थात क्या? उदाहरण दीजिए। दो या दो से अधिक धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, चाहे वह धातु हो चाहे वह अधातु हो, दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण जैसे तांबा और जस्ता मिलके पीतल बनाते हैं, ताम्र और टीन यानी तांबा और टीन मिलके कांसा बनाते हैं, सीसा और टीन मिलके सोल्डर बनाते हैं। तो पीतल, कांसा, सोल्डर ये मिश्र धातु है, और तांबा, जस्ता, ताम्र, टीन, शीशा, टीन ये सब धातु अधातु। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी को आभूषण, यहां पर आभूषण है। राइट, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी को आभूषण बनाने में उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये धातुएं लंबे समय तक नमी और हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी प्लेटिनम, सोना, चांदी ये धातुएं लंबे समय तक हवा के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, जिससे ये जल्दी संक्षारित नहीं होती, इस पे जल्दी जंग नहीं लगता है। ये लंबे समय तक धात्विक चमक के साथ रहती हैं, यानी इनमें लंबे समय तक चमक रहता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करेंगी, हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, इससे इस पे कोई जंग नहीं लगता। ये धातुएं सबसे अधिक आघातवर्ध है, इसे पीट कर आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है, और ताने भी होती हैं, इसे तान कर खींचा जा सकता है, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। नोट, कभी भी 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते, याद रखना ये आभूषण है। कभी भी 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते, कारण कि 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, इससे हम पीट तो सकते हैं लेकिन आकार अच्छे से दे पाएंगे नहीं, इसलिए कभी भी 24 कैरेट सोने से आभूषण नहीं बनता विद्यार्थी मित्रों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है पूरा। लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखो, संयोजन एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेलवे की पटरियों को जोड़ने में होता है, तो संयोजन एक्स का नाम बताओ। तो संयोजन एक्स का नाम है आयरन ऑक्साइड। तो कोई पूछे कौन से संयोजन का उपयोग रेलवे की पटरियों को जोड़ने में होता है, तो आयरन ऑक्साइड। और यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो रेलवे को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? थर्मिट। रेलवे को जोड़ने की, रेलवे की जो पटरी है उसको जोड़ने की प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉन की रचना नीचे दी गई है, उनका नाम बताओ। X 2 8 Y 2 8 7 Z 2 8 3, ठीक है। तो तत्व जो X है वो नियोन है, 2 8 जिसकी इलेक्ट्रॉन रचना नियोन है, Ne से दर्शाते हैं। तत्व Y एक क्लोरीन है, राइट, Cl से दर्शाते हैं 2 8 7। और तत्व Z ये 2 8 3 ये एल्यूमिनियम है, Al से दर्शाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है पूरा। तो विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 का विभाग नंबर बी था। ओके, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, राधे राधे।